नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनल ईयर 6 सेम के जो छात्र हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट है माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा यूपीबीटी की तरफ से अभी तक अनाउंसमेंट किया गया है वो ऑनलाइन तथा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसमें माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ये हमारा वीडियो फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद फिर अगर सही रिस्पांस आप सभी लोगों का मिलता रहा तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लाएंगे। कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो आप सभी के लिए हम प्रोवाइड करवा दें। अगर नहीं हो पा रहा तो दूसरे दिन हर हाल में आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगा और लगभग एक वीडियो में 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव। मीन्स माइक्रोवेव का मेन एडवांटेज क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, हाई डायरेक्टिविटी। आंसर नंबर ए हमारा होगा सही आंसर, हाई डायरेक्टिविटी है। और सारे भी इसके मेन एडवांटेज ही हैं, लेकिन हाई डायरेक्टिविटी इसका मेन एडवांटेज होता है। और मूव्स द स्पीड लाइट भी इसका एडवांटेज है, ग्रेटेड एसन रेशियो भी इसका एडवांटेज ही है, एंड हाई पोटेंशियल पावर भी इसका एक एडवांटेज है। लेकिन जो मेन एडवांटेज हमारा है वो क्या है, हाई डायरेक्टिविटी। माइक्रोवेव का मेन एडवांटेज आंसर नंबर ए हमारा सही होगा। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज़ ए, यानी रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन जो है वो क्या है। तो इसका आंसर नंबर बी हमारा इज़ राइट आंसर। रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन इज ऑसिलेटर। आप ये क्लेस्ट्रॉन देख के आप ये अनुमान ना लगा लें कि जितने भी क्लेस्ट्रॉन होते हैं ऑसिलेटर होता है। एक रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन ही एक ऑसिलेटर होता है। और भी दो प्रकार के क्लेस्ट्रॉन होते हैं, एक होता है टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन और दूसरा होता है मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन जो होता है वो भी एक एम्पलीफायर होता है, और जो हमारा मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन होता है वो भी एक एम्पलीफायर होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन है वो एक ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन से आप ये ज़रूर याद रखें, जो हमारा रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन होता है एक ऑसिलेटर, एक अपवाद के स्वरूप है, क्योंकि आगे जो भी क्लेस्ट्रॉन दो दिए गए हैं अपने सिलेबस में वो दोनों क्लेस्ट्रॉन जो होते हैं वो एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं। तो इसको याद किए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज क्लेस्ट्रॉन ऑपरेट्स। यानी कि जो क्लेस्ट्रॉन होता है वो किस प्रिंसिपल के हिसाब से कार्य करता है। इन सभी जो ऑपरेशन दिए गए हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पल्स मॉड्यूलेशन और चौथा ऑपरेशन दिया गया है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो इन सब में से किस प्रिंसिपल के हिसाब से जो क्लेस्ट्रॉन होता है वो कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। जो हमारा क्लेस्ट्रॉन होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, जैसे ऊपर क्वेश्चन अब देखें, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन किस प्रिंसिपल का कार्य करता है। तो उसका भी आंसर यही होगा, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। उसका भी आंसर यही, आंसर नंबर डी ही होगा। रिफ्लेक्ट क्लेस्ट्रॉन भी वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे ही कार्य करता है। यानी कि क्लेस्ट्रॉन जितने भी हैं उनका जो प्रिंसिपल होता है यानी सिद्धांत जो होता है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन ही होता है। आप ये क्वेश्चन याद किए रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। रिक्त स्थान इज ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोवेव, पहला आंसर, यानी आंसर नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। UV-IR नन ऑफ द दीजिए हमारा रॉन्ग आंसर होगा, पहला आंसर हो जाएगा। जो माइक्रोवेव होती है कहाँ से कहाँ तक काम करती है, 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़ तक वो ऑपरेट करता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उसका होता है माइक्रोवेव का, वो 1 गीगाहर्ट्ज़ लेके 100 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या फिर रेडियो स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे एक ही बात होती हैं। तो कहीं कहीं अगर ये भी आ गया रेडियो स्पेक्ट्रम क्या होता है माइक्रोवेव का, तो उसका रेडियो स्पेक्ट्रम भी 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़ ही होता है। तो आप ये भी तथ्यात्मक रूप से याद किए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स दैट कम्स अंडर माइक्रोवेव बैंड, इसमें से कौन सा बैंड माइक्रोवेव के अंडर में आता है, यानी माइक्रोवेव के अंतर्गत कौन सा बैंड आता है। तो इसमें पहला दिया गया है आंसर को ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी डी दिया गया है, ऑप्शन सी ई दिया गया है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि जो हमारा माइक्रोवेव बैंड्स होता है उसमें सी से लेके यम के बीच जितने भी बैंड होते हैं वो सारे माइक्रोवेव बैंड होते हैं, यानी कि सी के बाद जितने बैंड जाएंगे ए बी और यम के बाद जो बैंड आएंगे वो माइक्रोवेव के अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके बीच, सी से लेके यम तक, इन दोनों के बीच जो भी बैंड आएगा वो क्या होगा, माइक्रोवेव बैंड आएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन में दिया गया सी डी ई, ये सारे माइक्रोवेव बैंड हैं, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। इसी क्वेश्चन के नीचे स्पेक्ट्रम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। जो हमारी सी से लेके क्या यम तक दिया गया, सी से यम तक जो बैंड होती है वो माइक्रोवेव बैंड होती है। तो इस स्पेक्ट्रम को भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है जो जी स्पेक्ट्रम में माइक्रोवेव के अंतर्गत आता है या नहीं आता, तो आप याद किए रहना। या फिर यही पूछ ले जैसे एच हो गया या फिर ई हो गया, इसका जो फ्रीक्वेंसी बैंड होता है वो कितना होता है, तो ये भी आप याद किए रहना। जैसे एच का होगा हमारा 6 से लेके 8 गीगाहर्ट्ज़ तक होता है हमारा, उसी प्रकार जे का हमारा 10 से लेके 20 तक होगा गीगाहर्ट्ज़ तक होता है। तो आप इस स्पेक्ट्रम को भी याद किए रहना कि जो बैंड हमारा है, कौन सा बैंड है, कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज तक वो आता है हमारा। यम जैसे हमारा मैक्सिमम हो जाता है कितना, 60 से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो ये भी आप एडिशनल रूप से याद किए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। तो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है 6 नंबर, फॉर विच द फॉलोइंग रीजन द वेक्टर डायोड इज नॉट यूजफुल एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है किस कारण से जो वेक्टर डायोड होता है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज में यूज नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, हमारा हो जाएगा क्या, आंसर नंबर सी, यानी क्या ऑसिलेटर। आंसर नंबर ए हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, फॉर इलेक्ट्रिक थिंग्स, ये तो होता ही है। फॉर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन, ये भी होता है उसमें। एज द पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, ये भी होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। ऑसिलेटर जो हमारा होता है वो विदाउट एनी पावर यानी विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी की हमें डिज़ायर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, यानी उस पर इनपुट पोर्शन पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती है और आउटपुट में हमें साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी यानी वेव हमें वो प्राप्त किया करता है। यानी आउटपुट में हमें जो देता है वो साइनोसॉइडल वेव देता है और इनपुट में उसे कोई पावर सप्लाई नहीं दी जाती है। और जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो पॉजिटिव फीडबैक पे कार्य करता है, पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, आप ये चीज़ याद रखना, जो ऑसिलेटर होता है वो पॉजिटिव फीडबैक पे कार्य करता है और उसके इनपुट में कोई भी पावर सप्लाई नहीं दी जाती है, आउटपुट में हमें साइनोसॉइडल वेव वो देता है बिना किसी पावर सप्लाई के। तो ये हो जाता है हमारा ऑसिलेटर। तो आई होप इसका समझ में आ गए होंगे कि जो वेक्टर डायोड होता है, वेक्टर डायोड क्यों माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में नहीं यूज़ किया जाता, क्योंकि एज ए ऑसिलेटर। इसका आंसर नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ HEMT, यानी कि HEMT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया हमारा हाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांसमीटर, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है हाई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, ये भी गलत है। हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, ये सही है। जो दूसरा है हमारा वो गलत है। चौथा हमारा क्या था, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांसड्यूसर, तो ये भी हमारा गलत है। यानी पहला दूसरा हमारा गलत, तीसरा आंसर सी नंबर सही है। आप यहाँ पे ध्यान दें, ये भी क्वेश्चन आएंगे, फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है। तो आप यहाँ पे जो HEMT का फुल फॉर्म है वो क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। आप लास्ट में देखो ट्रांजिस्टर में कितना कितना, यहाँ पे ट्रांसमीटर किया गया, यहाँ ट्रांजिस्टर किया गया, यहाँ ट्रांसड्यूसर किया गया। यानी ये तीनों जो टर्म दिए गए हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ही टर्म है। ट्रांसमीटर, ट्रांसड्यूसर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म हैं। तो आप यहाँ याद करें जो लास्ट में टी का मतलब है उसका मतलब है ट्रांजिस्टर, यानी वो टी जो दिया गया लास्ट में HEMT, उसका जो मेन मतलब है यानी कि जो इसका फुल फॉर्म में आता है वो ट्रांजिस्टर ही आता है। और आगे भी देखिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जो भ्रमित करने के लिए वो वहाँ जो टर्म रखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक से ही रिलेटेड रखेंगे, तो आप इससे कन्फ्यूज ना हो। तो इसका रियल आंसर हमारा जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। HEMT का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ठीक, आई होप याद हो गया होगा ये।
अगर नहीं याद हो तो एक बार इसको ज़रूर देख लेना कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ एक्स बैंड। एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। पहला हमारा हो जाएगा 8 to 12 हर्ट्ज, 8 से लेके 12 हर्ट्ज तक होता है एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक ईजी सवाल था, अब इसको याद कर सकते हैं। और भी देख लेना एक्स वाई बैंड या डी बैंड, ये भी फ्रीक्वेंसी देख लेना। अगर हो सकता है आगे वीडियो में हम इसको कवर करें, एक एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हर वीडियो में आपको मिलता रहेगा इस बैंड से रिलेटेड। तो ये यहाँ पे याद रखना, जो एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, 8 से लेके 12 हर्ट्ज तक, यानी आंसर नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तो 9 नंबर क्या है क्वेश्चन हमारा, इन मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन एडिशनल कैविटीज आर इंसर्टेड बिटवीन बेंचर एंड कैचर कैविटीज टू अचीव। मतलब कि जो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन होता है उसमें बीच में जो कैविटीज़ होती हैं वो क्यों इंस्टॉल की जाती हैं, जो कैविटीज़ क्या अचीव करने के लिए इंस्टॉल की जाती है, यानी कि बीच में जो कैविटीज़ लगाई जाती है वो क्यों लगाई जाती हैं। तो इसका पहला आंसर हमारा, कैविटीज़ का मतलब अगर हम देखा जाए तो कैविटीज़ क्या होता है, कैविटीज़ होता है द्वार होता है, एक गुहा होता है। यानी कि एक प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा वेवगाइड होती है जिसमें वेव चलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती हैं, उसमें जो द्वार बनाई जाती है जिससे वो इंटर करते हैं, जिससे आउटपुट उसका निकलता है, यानी जिससे वो बाहर जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है कैविटीज़। तो जो मल्टी कैविटी होते हैं, मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन होते हैं, उसमें क्यों ऐड किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा हायर गेन के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया हायर इफिशियंसी के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया हायर फ्रिक्वेंसी के लिए, चौथा ऑप्शन दिया हायर बैंडविड्थ के लिए। तो इन सभी में से जो हमारा पहला आंसर है वो ट्रू आंसर, यानी हायर गेन के लिए। मेन चीज़ तो हमारा गेन ही होता है, हमें अच्छा गेन मिले तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए हायर गेन के लिए ही हमें जो मल्टी कैविटी क्लिस्ट्रॉन होते हैं उसमें और सारी कैविटीज़ को ऐड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, किस लिए, हायर गेन के लिए। आई होप इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा आपको, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मोड इन रिफ्लेक्शन क्लिस्ट्रॉन। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा दिया है गिव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांजिट टाइम, आर कास्ड बाय सुपीरियर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा दिया आर जस्ट फॉर थ्योरेटिकल कंसीडरेशन। फिर फोर्थ हमारा दिया है रिजल्ट फ्रॉम एक्सक्लूसिव ट्रांसिट टाइम एक्सेस रिसोनेटर गैप। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा, अब आंसर नंबर ए होगा, गिव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांसिट टाइम। हमारा 10 का सही आंसर आएगा, आंसर नंबर 1 आएगा, गिव द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट ट्रांसिट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, द स्पेस बिटवीन कैविटीज़ इन टू कैविटीज़ क्लिस्ट्रॉन इज़। तो 10 का हमारा क्या पूछ रहा है, इसमें जो कैविटीज़ होती है उनके दो कैविटीज़ क्लिस्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस होता है क्या होता है, किसे क्या कहते हैं उसे। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है ड्रिफ्ट स्पेस, दूसरा ऑप्शन दिया गया फ्री स्पेस, तीसरा ऑप्शन दिया गया रनिंग स्पेस, चौथा इस ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल स्पेस। तो इसका सही आंसर हमारा होगा आंसर नंबर ए, ड्रिफ्ट स्पेस, यानी दो कैविटीज़ के बीच की जो हमारी जगह होती है, जो स्पेस होता है, उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पेस। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेट्रॉन इज़ एन, मीन्स मैग्नेट्रॉन एक है, यानी कि क्या है, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, फेज शिफ्टर है, बोथ फेज शिफ्टर एंड एम्पलीफायर। तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताए थे उसमें एक था कि रिफ्लेक्शन क्लिस्ट्रॉन क्या था, तो उसमें आपका सही आंसर था ऑसिलेटर, और उसी प्रकार से मैग्नेट्रॉन इज़ एन ए ऑसिलेटर ही होगा, यानी कि जो मैग्नेट्रॉन है ये भी एक ऑसिलेटर है। अगर आपके पास पेन कापी हो तो आप लिख सकते हैं, जो मैग्नेट्रॉन होगा वो भी एक ऑसिलेटर होगा, जो हमारा रिफ्लेक्शन क्लिस्ट्रॉन वो भी एक ऑसिलेटर ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है बैकवर्ड एंड वेव ऑसिलेटर, यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BWO। ये 3 ऑसिलेटर हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, BWO क्या होता है, तो इसका होता है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। तो इसमें पता ही चलता है कि ये ऑसिलेटर ही है, क्योंकि इसमें लास्ट में ऑसिलेटर दिया गया है।
तो पहला क्या था हमारा, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, वो भी एक ऑसिलेटर था। और जो उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा है मैग्नेट्रॉन, ये भी हमारा एक ऑसिलेटर ही है। तो अपने सिलेबस में कितने ऑसिलेटर दिए गए हैं? 3 ऑसिलेटर दिए गए हैं। पहला क्या हमारा रिफ्लेक्शन क्लेस्ट्रॉन, और उसके बाद मैग्नेट्रॉन दिया गया, उसके बाद BWO यानी कि बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ये 3 ऑसिलेटर अपने सिलेबस में दिए गए हैं। तो आई होप 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इज़, यानी कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब क्या है हमारा। तो जो हमारा वेव गाइड होता है जिसमें वेव यानी माइक्रोवेव चलती हैं, उसी के हिसाब से ट्रेवलिंग वेव हमारा क्या है। इसका तो पहला ऑप्शन दिया गया है ऑसिलेटर, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्यून्ड एम्पलीफायर, तीसरा ऑप्शन दिया वाइड बैंड एम्पलीफायर, और चौथा ऑप्शन दिया बोथ एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। तो ना तो ये एम्पलीफायर ऑसिलेटर, ना तो एम्पलीफायर, क्योंकि अभी इससे पहले 1-2 क्वेश्चन में हम आपको ये बता चुके हैं ऑसिलेटर कितने अपने सिलेबस में दिए गए हैं और कितने एम्पलीफायर दिए गए हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन हो, इसका जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? थर्ड, यानी कि C नंबर इसका सही होगा, वाइड बैंड एम्पलीफायर। 13 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? वाइड बैंड एम्पलीफायर। जो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब है वो क्या हमारा वाइड बैंड एम्पलीफायर है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर टेकन इन माइक्रोवेव, मीन्स माइक्रोवेव में निम्न में से कौन से एलिमेंट को शामिल किया जाता है यानी लिया जाता है। तो पहला हमारा है लंप्ड सर्किट एलिमेंट, गलत है भी। दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूट सर्किट एलिमेंट, तीसरा हमारा है बोथ एंड A एंड B, चौथा हमारा है नन ऑफ दीज, यानी कि तीसरा और चौथा हमारा जो आंसर है वो गलत है, यानी इसका रियल आंसर जो हमारा सही आंसर हो हमारा डिस्ट्रीब्यूट सर्किट एलिमेंट B है हमारा होगा। यानी कि माइक्रोवेव में जो सर्किट यूज की जाती है वो कौन से डिस्ट्रीब्यूट सर्किट एलिमेंट। तो ये हमारा 14वें का आंसर नंबर B इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। क्या है ये? रिक्त स्थान पहले दिया गया है, हमको बताए थे ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे आपके सिलेबस में, तो उससे रिलेटेड है। 1-2 क्वेश्चन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हर एक PDF में, हर एक वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे। तो पहला हमारा इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ फॉर हैंडलिंग द लार्ज माइक्रोवेव पावर, मीन्स माइक्रोवेव पावर को हैंडल यानी कि उसको चलाने के लिए या उसको गाइड करने के लिए कि निम्न में से यानी इन जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सही है। तो पहला क्या है? कोएक्सियल केबल, तो ये भी तो होगा नहीं क्योंकि डिश टीवी में यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड और स्ट्रिप लाइन, ये भी नहीं होगा। सर्कुलर वेव गाइड, ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो राइट आंसर होगा हमारा B आंसर होगा, रेक्टेंगुलर वेव गाइड। तो आंसर नंबर 5 का क्या राइट आंसर होगा? ये फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारा रेक्टेंगुलर वेव गाइड ही होगा, यानी आंसर नंबर B इज राइट आंसर होगा किसका? क्वेश्चन नंबर 15 का। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कवर किए गए हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का जो PDF है, अगर PDF की आपकी आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे उसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में भी हम पार्ट 2 लेकर आएंगे MCQ क्वेश्चन का, तो वहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।